नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में जो यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए हमने शुरू की है, उसका ये दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में। राष्ट्रपति की और शक्तियों और कर्तव्यों पर चर्चा करने के साथ साथ हम इसका तुलनात्मक अध्ययन राज्यपाल का भी साथ में करेंगे। तो केंद्र और राज्य के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के बारे में एक साथ चर्चा होगी। तो इस तरीके से आपकी जो नोट्स हैं वो शॉर्ट में तैयार होंगे और आपके प्री में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी नज़रिए से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य है। राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कर्तव्यों के बारे में जानने के लिए हम पहले उनकी शक्तियों का विभाजन करते हैं। कितने प्रकार की शक्तियां हो सकती हैं। यही शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त होंगी, लेकिन राज्यपाल की शक्तियां जो होंगी वो राष्ट्रपति की शक्ति वो राज्य के लिए होंगी, ना कि केंद्र के लिए। ठीक है, तो इन शक्तियों को वर्गीकृत करते हुए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और उसके साथ साथ न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, इनमें से कुछ शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त नहीं होंगी, जैसे कि सैन्य शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं होंगी, कूटनीतिक शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं होंगी, क्योंकि सेना, कूटनीति ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, ये राज्य के स्तर का मुद्दा नहीं है। तो कॉमन सेंस से आप इसको वहाँ से हटा सकते हैं। अब हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि राष्ट्रपति को निम्न प्रकार की कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे मुख्य बात यह है कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी कि समस्त कार्यकारी शक्तियाँ जो संघ की होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, और वह जो केंद्र के जितने भी कार्यकारी कार्य हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से ही उनको हम परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये दोनों बातें जो हैं अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 77 में दी गई हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो है वह केंद्र के सभी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। संविधान की भाषा में कहें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी मंत्री हैं वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, और यह बात कही गई है अनुच्छेद 75(1) में। इसके सिवा जो अगला मुद्दा है वह है महान्यायवादी की नियुक्ति। जितनी भी महत्वपूर्ण केंद्रीय स्तर की नियुक्तियां हैं वे सब राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। इसके साथ साथ जो अगला है वह राष्ट्रपति अन्य जो नियुक्तियां करते हैं इसमें महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कि केंद्र की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वे सब राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, राष्ट्रपति स्वयं नहीं करेंगे। ठीक है, इसके सिवा कार्यकारी शक्तियों में अगर हम राष्ट्रपति की देखें तो राष्ट्रपति केंद्र से जानकारी ले सकता है उनके प्रशासनिक और विधायी कार्यों के बारे में। वह जितने भी SC, ST, OBC आयोग हैं उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगा, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन करेगा और उसके साथ साथ जो राज्य के प्रशासक हैं, जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, उनकी नियुक्ति करेगा। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है, वह राष्ट्रपति के नाम से ही प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये हो गई राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ। अब अगर हम देखें तो यही शक्तियाँ लगभग राज्यपाल के पास भी हैं। अगर हम राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को देखें तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल के लिए भी हम सेम लाइन का इस्तेमाल करेंगे कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा, साथ ही साथ वह जो है जितने भी राज्य के कार्य हैं
जितने भी राज्य के प्रशासनिक कार्य हैं वे सभी राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 166 में वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये फिर से यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि मंत्री सदैव राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 164(1) में यह बात कही गई है। इसके सिवा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ राज्यपाल के लिए अलग है वह है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों में जो राज्यपाल हैं वे जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। इसके सिवा वापस उसी तरीके के मुद्दे में आते हैं कि वे राज्य के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे, जिसमें महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, प्रशासनिक और विधायिका संबंधी मामलों की जानकारी लेना। ठीक है, ये सभी कार्यकारी शक्तियों में आ जाएंगी। इसके सिवा जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो उसके बारे में वे अनुशंसा कर सकेंगे। राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होंगे उसके चांसलर होंगे राज्यपाल। ये उनकी कार्यकारी शक्तियों में आ जाएगा। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर चर्चा करेंगे अगर हम, तो हम देखेंगे राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राष्ट्रपति हैं वे संसद के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वे संसद के एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं और वे किसी भी प्रकार की संसद की बैठक को बुला सकते हैं और उसे स्थगित कर सकते हैं, यानी सदन का सत्र बुलाना और समाप्त करना। टू समन द हाउस एंड प्रोरोग द हाउस इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 85(1) और 85(2) में दिया गया है। इसके सिवा वे लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अर्थात विघटित कर सकते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये आपको पता होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का यह उत्तरदायित्व है कि वो प्रत्येक को वर्ष के पहले संसद सत्र और हर चुनाव के बाद के पहले संसद सत्र को संबोधित करें। अनुच्छेद 87 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की अगली विधायी शक्ति है कि वह ज्वाइंट सेशन को बुला सकता है, यानी कि संयुक्त बैठक को बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा की, और यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सदैव लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। विधायी शक्तियों में उसकी अगली विधायी शक्ति है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं राज्यसभा में। ये महत्वपूर्ण है। और एक व्यक्ति को वो लोकसभा में भी नियुक्त कर सकते हैं दो व्यक्तियों को वो लोकसभा में भी नियुक्त कर सकते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से हो। इसका अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 331। ठीक है। इसके सिवा वे संसदों की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेंगे, 103 अनुच्छेद में दिया गया है। महत्वपूर्ण यह है कि सांसदों की अयोग्यता के निर्णय के संबंध में वे सदैव चुनाव आयोग की सलाह लेंगे और चुनाव आयोग जो सलाह देगा उसी के अनुरूप वे निर्णय लेंगे। ठीक है। कुछ विशेष विधेयकों को उसकी पूर्व सहमति के साथ ही संसद में पेश किया जा सकेगा, ये उनकी अगली विधायी शक्ति है। इसके सिवा विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति की अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक पारित किया जाएगा तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी, और उस स्वीकृति के लिए जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 111 है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्न विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, वह उस विधेयक को सहमति दे दे। दूसरा, उस पर अपनी सहमति को सुरक्षित रखे, विदहोल्ड कर ले अपनी असेंट को। ठीक है। और इसके सिवा यदि कोई विधेयक है तो उसे वह साधारण विधेयक है तो वह संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है केवल एक बार। अगर उसके संसद के पुनर्विचार के बाद दोबारा उसके पास भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। तो राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक पर सहमति देने के संदर्भ में 3 अधिकार हैं। पहला, स्वीकृति दे। दूसरा, स्वीकृति सुरक्षित रखे। और तीसरा, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इस चीज की तुलना हम इस संबंध में भी करेंगे कि अगर विधेयक राज्य से आया हुआ है और राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखा है, तब राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं। तब राष्ट्रपति
पहली चीज उस विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, दूसरी चीज अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, और तीसरी चीज राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि राज्य का अगर विधेयक है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को कितनी बार भी वापस कर सकता है राज्य के पुनर्विचार के लिए, जबकि केंद्रीय वाले विधेयक में ऐसा है कि उसे वापस करने का केवल एक बार अधिकार है। ठीक है। विधायी शक्तियों में अगली शक्ति अनुच्छेद 123 से संबंधित है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई संसद का सत्र चल रहा हो, सत्र ना चल रहा हो, उस दौरान यदि किसी कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा उस विषय पर कानून बना सकता है। कोई भी अध्यादेश लाने के दो प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उस समय संसद का सत्र ना चल रहा हो, दूसरा उस अध्यादेश की वैलिडिटी तब तक रहेगी, वह अध्यादेश तब तक मान्य रहेगा जब तक संसद की पुनः बैठक प्रारंभ ना हो, और उस प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर यदि संसद उसे पारित कर देगी तो वह लागू रहेगा, और अगर संसद उसे पारित नहीं करेगी तो वह लागू नहीं हो पाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि राष्ट्रपति जब चाहें तब अपने विधेयक से अपने अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, इसकी कोई रोक नहीं है। ठीक है। विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति की अगली विधायी शक्ति है कि वह CAG, UPSC, वित्त आयोग और ऐसे ही जितने भी आयोग हैं उनकी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, संसद के समक्ष रखता है। अब अगर हम चर्चा करें राज्यपाल की विधायी शक्तियों की, तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों को देखने में यह महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति की ही भांति संसद के सत्र बुला सकता है, संसद के सत्रों को संबोधित कर सकता है, राज्य विधायिका के सत्र बुला सकता है, राज्य विधायिका के सत्रों को संबोधित कर सकता है, और इसके साथ साथ हर वर्ष के पहले राज्य विधायिका के सत्र को विधायिका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो सकती हैं, तो हर वर्ष के पहले सत्र को और चुनाव के बाद के पहले सत्र को वो संबोधित अवश्य करेगा। तो ये उसकी शक्तियां सेम हैं जो राष्ट्रपति के पास हैं। इसके सिवा राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वह राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति के संबंध में आपको ध्यान होगा वो 12 सदस्य थे, यहाँ पर 1/6 है, और ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के साथ साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि सहकारी आंदोलन से संबंधित हो सकते हैं। इसके साथ साथ राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे, और वे चुनाव आयोग के परामर्श से सदस्यों की योग्यताओं पर निर्णय लेंगे, जैसा कि राष्ट्रपति लेता है। यहाँ पर अनुच्छेद 192 है, जबकि राष्ट्रपति के संबंध में यह अनुच्छेद 103 था। ठीक है। जब भी कोई भी विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाएगा तो उनके पास भी वही 3 ऑप्शन हैं। वो विधेयक को स्वीकृति दें, वे विधेयक को स्वीकृति सुरक्षित रख लें, या फिर वे विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। ध्यान रखिएगा, पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं भेजा जा सकता है, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके सिवा राज्यपाल के पास एक और विकल्प है कि वह राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख लें। यह ध्यान रखिएगा, वे किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, परंतु यदि कोई विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय के प्राधिकार से संबंधित है, उसके प्राधिकार को कम करता है या उसके प्राधिकार में कोई कमी लाता है, तब ऐसे विधेयक को राज्यपाल अवश्य राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखेंगे। ठीक है। तो राज्यपाल स्वीकृति दें, सुरक्षित रखें, या राष्ट्रपति के पास भेज दें, ये और उसके साथ साथ वापस भी कर सकते हैं। तो ये राज्यपाल के पास शक्तियां हैं। ठीक है। इसके सिवा जैसे राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और वे भी उनका अध्यादेश भी राज्य विधायिका का सदन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर तक ही मान्य रहेगा। उसके उपरांत वह मान्य नहीं रहेगा अगर राज्य विधायिका ने उसे पारित
नहीं कर दिया है। इनके पास भी यह शक्ति है कि वे जो राज्य का विधेयक है उसे, जो राज्य का अध्यादेश है उसे कभी भी वापस ले सकते हैं। इसके सिवा जितनी भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं, जैसे सीएजी की रिपोर्ट, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट आदि, उसे वे विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब हम आते हैं वित्तीय शक्तियों पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों पर। और वित्तीय शक्तियों में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रपति को कई वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो केंद्रीय बजट होता है, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद में प्रस्तुत कराया जाएगा। ठीक है। जितना भी सरकार के खर्चे हैं उसकी अनुदान की जो मांग है वह राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही संसद में प्रस्तुत की जाएगी। और इसके साथ साथ यदि कोई आकस्मिक खर्चा आया है और आकस्मिक निधि से यानी कंटिंजेंसी फंड से खर्च करना है तो उससे खर्च करने के लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 में यह शक्ति भी दी गई है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष के भीतर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, जो केंद्र व राज्य के मध्य वित्त के बंटवारे के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित करेगा, यानी कि उसके प्रिंसिपल्स देगा कि किस बेसिस पर केंद्र व राज्य के मध्य संसाधनों का बंटवारा होना है। अब हम राष्ट्रपति की अगर विधायी शक्तियां देखें तो लगभग सेम है। पहली चीज, धन विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केंद्र में पेश किया जा रहा था, वैसे ही राज्य का धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति से राज्य विधायिका में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य का जो बजट है वह राज्यपाल की सहमति से या राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत कराया जाएगा राज्य की विधानसभा में और विधान परिषद में। जो भी अनुदान मांगे हैं वे राज्यपाल की अनुशंसा पर ही मांगी जाएंगी। और इसके साथ साथ राज्य की कंटिंजेंसी फंड से यानी आकस्मिक निधि से खर्च से पूर्व भी राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी और राज्यपाल के पास ही यह शक्ति होगी। ठीक है। इसके साथ साथ वह राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा प्रत्येक 5 वर्ष के भीतर, जिस संबंध में अनुच्छेद 243 में प्रावधान किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जब भी ऐसा कोई आयोग गठित किया जाएगा, राज्य स्तर का जो आयोग होगा उसका कार्य होगा जो क्षेत्रीय स्तर के जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनके वित्तीय स्वास्थ्य हेतु राज्य व उनके बीच में क्या बंटवारा होगा, स्थानीय निकायों के बीच में क्या बंटवारा होगा, इस संबंध में राज्य की वित्त आयोग ही अनुशंसा करेगा। तो वित्तीय शक्तियां भी आप देख रहे हैं लगभग सेम है। आपको आर्टिकल्स का डिफरेंस याद रखना है। ठीक है। जैसे केंद्र का जो बजट है वो 112 में है, राज्य का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 202 में है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे वित्त आयोग केंद्रीय स्तर पर 280 में है और यह 243 में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल करेगा, यह दिया गया है। तो अनुच्छेद का केवल डिफरेंस है, शक्तियां सेम हैं और वह केंद्र व राज्य की शक्तियों के अंतर्गत हैं। तो इसलिए आपको बस केवल अनुच्छेद याद करना है, पॉइंट्स आपको एक साथ याद हो जाएंगे सारे के सारे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या हैं, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा, जो हम आपको आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते समय आपको डिटेल में बताएंगे। इसके सिवा वह राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय से किसी भी मामले में जो विधि से संबंधित हो अपनी सलाह मांग सकता है। यह अनुच्छेद 143 में दिया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से आपको याद यह रखना है कि यदि कोई सलाह राष्ट्रपति ने मांगी है तो पहली बात यह है कि उच्चतम न्यायालय सलाह देने को बाध्य नहीं है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय जो भी सलाह देगा, यदि वह दे रहा है तो उस सलाह को मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो यहां पर सलाह पूर्णतः सलाह के संदर्भ में ही इस्तेमाल की गई है, मतलब सलाह देना उच्चतम न्यायालय की मर्जी है और सलाह को मानना राष्ट्रपति की मर्जी है। ठीक है। इसके सिवा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत
राज्यपाल को राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां हैं। यदि किसी व्यक्ति पर अपराध साबित हो गया है तो वह उसे क्षमादान दे सकते हैं। क्षमादान देने के लिए वे उसके अपराध को कम कर सकते हैं, दंड को कम कर सकते हैं, दंड की प्रकृति बदल सकते हैं या दंड को पूर्णतः माफ कर सकते हैं। इसमें से किसी भी प्रकार की निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इस संबंध में अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेते हैं, वे गृह मंत्रालय की सलाह पर ऐसे निर्णय लेते हैं और यह अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अब हम राज्यपाल की अगर न्यायिक शक्तियों की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ थोड़ी कम हैं। पहली चीज़ यह है कि राज्यपाल जिला जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति के संबंध में कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं। वे इसके साथ साथ वे किसी भी व्यक्ति को जिस पर दोष साबित हो गया हो, ठीक है, और वह दोष राज्य के कानूनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी कानून को न मानने के कारण साबित हुआ हो तो उसे उसी प्रकार से क्षमादान दे सकते हैं जैसे राष्ट्रपति देते हैं। यह अनुच्छेद 161 में दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है और अनुच्छेद जो आपका 161 है वह राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अब हम राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां देखते हैं। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों में पहली बात यह है कि वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके बाद जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते होते हैं वे सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी संधि या समझौता नहीं होता। और जितने भी विदेशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स हैं वे भारत में आते हैं, उनको वह स्वागत करता है और साथ ही साथ भारत के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति विदेशों में करता है। तो ये उसकी कूटनीतिक शक्तियां हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज्यपाल के पास कूटनीतिक शक्तियां नहीं होती, क्योंकि कूटनीति केंद्रीय सब्जेक्ट है, केंद्रीय स्तर का विषय है, इसमें राज्यों की भूमिका नहीं होती। इसके बाद हम राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां करते हैं और मैंने आपको बताया था कि सैन्य शक्तियां भी राज्यपाल के पास नहीं हैं। सैन्य शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जितने भी सैन्य बल हैं उनका सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। और अगर आप ध्यान देंगे तो अभी एक नए पद का सृजन किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। और आखिरी सैन्य शक्ति यह है कि वह युद्ध और शांति की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। आपातकालीन शक्तियों में वह 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इन पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपसे चर्चा करते हैं वीटो शक्तियों के बारे में। वीटो शक्तियां अर्थात वे शक्तियां जो जहां पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी विधेयक पर सहमति देंगे या सहमति नहीं देंगे, जो हमने अभी आपको अनुच्छेद 111 में बताया था। तो अगर हम वीटो शक्तियों की बात करें तो स्वीकृति देना या ना देना ही उसकी वीटो शक्ति है, ठीक है। तो वीटो कई प्रकार के होंगे, वास्तव में वीटो 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 3 प्रकार के वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। एक वीटो हम आपको अलग से बताएंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, परंतु भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ठीक है। तो पहला वीटो होता है आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो में राष्ट्रपति सीधे मना कर देते हैं कि हम इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ऐसा केवल 2 केसेस में राष्ट्रपति कर सकते हैं कि वो विधेयक पर साइन करने से मना कर दें। पहला, जब विधेयक एक कोई निजी विधेयक हो, यानी किसी सांसद द्वारा प्राइवेटली लाया गया हो, वो सरकारी विधेयक ना हो, तो वे मना कर सकते हैं। दूसरा, वे तब मना कर सकते हैं जब विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए रखा जाए और सरकार अपना बहुमत खो दे। तो केवल इन 2 मामलों में वे आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। इसके हमने आपको 2 उदाहरण भी दिए हैं, एक पेप्सू विधेयक है और दूसरा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक जो आर वेंकट रमन ने वीटो लगाया था। तो ये 2 आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके सिवा विशेषित वीटो है, क्वालिफाइड वीटो है। विशेषित वीटो का तात्पर्य है
कि ऐसा वीटो जो बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा, एक सेकेंड, हाँ, विशेषित वीटो वह वीटो है जो राज्यपाल, जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, मैंने आपको बताया था कि एक वीटो ऐसा है जो भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है, इसको हम अमेरिकी राष्ट्रपति के पास देखते हैं। ये विशेषित वीटो है, क्वालिफाइड वीटो है। इसमें यह होता है कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो फिर राष्ट्रपति यदि 10 दिनों के भीतर उस पर अपनी राय नहीं देते, अपनी सहमति या असहमति की घोषणा नहीं करते, और संसद को, अमेरिकी संसद को यह लगता है कि इसे पास करना आवश्यक है, तो उसे वह 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देती है, ठीक है, तो फिर इसे पारित माना जाएगा। अब राष्ट्रपति को सहमति दें या ना दें उसका महत्व ज़्यादा नहीं होगा। तो यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है, ठीक है। तो यह विशेषित वीटो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय राष्ट्रपति के पास इसी से मिलता जुलता क्वालिफाइड निलंबनकारी वीटो है, जिसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, और यदि पुनर्विचार के बाद, यानी पुनर्विचार का मतलब है साधारण बहुमत से पुनः पारित कराना, तो अमेरिका वाले में विशेष बहुमत से पारित कराना था और भारत वाले में केवल साधारण बहुमत से पारित कराना है, बस ये अंतर है। तो जब विशेष बहुमत से पारित कराएंगे तो वह विशेषित वीटो, और अगर साधारण बहुमत से पारित कराएंगे तो निलंबनकारी वीटो। विशेषित वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास और निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो भारतीय राष्ट्रपति के पास। बस इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। तो राष्ट्रपति के पास जब भी ये भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, दोबारा अगर उनके पास भेजा जाता है, ठीक है। इसके बाद पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो। यह वीटो एक अनऑफिशियल टाइप का वीटो है, जहां पर राष्ट्रपति ना तो ये कहते हैं कि हम अपनी सहमति रोक रहे हैं और ना ही वो अपनी सहमति देते हैं। यानी कि जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया और राष्ट्रपति ने उस पर कोई निर्णय नहीं सुनाया, उसको सिर्फ अपने पास पड़ा रहने दिया, तो इसको हम कहते हैं कि उन्होंने जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है। अर्थात अब वे उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं और अब राष्ट्रपति उस पर कुछ नहीं करेंगे तो वह उनकी जेब में पड़ा रहेगा, यानी कि वो एक तरीके से जो कहते हैं ना हिंदी में ठंडे बस्ते में डाल देना। तो वहां पर इस वीटो के प्रयोग के बाद आप उस विधेयक पर कोई कार्यवाही सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि राष्ट्रपति ने उसको वापस भी नहीं किया है, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं और राष्ट्रपति ने यह भी नहीं कहा है कि इसको हम रोक रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो राष्ट्रपति उस पर विचार कर रहे हैं, और वो कब तक विचार करेंगे इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसलिए इस जेबी वीटो के संदर्भ में वह बिल हमेशा लैप्स होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट गिर जाएगी तो बिल लैप्स हो जाएगा। भारत में अभी तक जेबी वीटो का प्रयोग केवल राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया है, वो भी इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में। तो अगर हम भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों का एक तुलनात्मक साथ साथ अध्ययन करते हैं तो हमें उनकी सभी शक्तियों का तुलनात्मक ज्ञान हो जाता है, एक साथ उन्हें याद करने में आसानी होती है। केवल अनुच्छेद का डिफरेंस है, तो आप जब ये नोट्स पाएंगे तो आप चाहें तो इसको आधा कर सकते हैं, केवल राष्ट्रपति लिखिए और राज्यपाल के अनुच्छेद राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बगल में स्लैश करके लिख लीजिए, और आप ध्यान रखिए दूसरे कलर से लिखिए जिससे आपको याद रहे कि ये राज्यपाल वाली शक्तियां हैं। जहां पर राज्यपाल को शक्तियां नहीं होंगी वहां पर उसका अनुच्छेद नहीं होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंतर में केवल आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति को जो शक्तियां हैं वो पूरे देश के लिए हैं, और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो राज्य के अंतर्गत हैं, राज्य के बाहर वे शक्तियां काम नहीं करेंगी। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। अब आप अगर इस पूरे राष्ट्रपति और राज्यपाल के शुरू से पहले और इस दूसरे वीडियो को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक छोटे से समयावधि के अंतर्गत ये पूरा राष्ट्रपति और राज्यपाल तैयार हो जाएगा। ये बहुत बड़ा यूनिट होता है पॉलिटी का, ठीक है। अगली यूनिट में हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे और आपको इसी प्रकार से सारे वीडियोस उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।